हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इंडिया। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पावर शेयरिंग चैप्टर को एंड कर दिया था और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, नए चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म को हिंदी में हम बोलते हैं संघवाद। यानी कि हमने पिछले वीडियो में हमने पावर शेयरिंग, जो हमारा पिछले चैप्टर था, उसमें हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी पढ़ा था। तो आपको थोड़ा सा तो हिंट होगा ही कि हम फेडरलिज्म किससे कहते हैं। फेडरलिज्म कंट्री का एग्जाम्पल है इंडिया। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं कि हम फेडरलिज्म में किसकी बात कर रहे हैं, किस तरह के पावर शेयरिंग की बात कर रहे हैं। और अब ये जो हमारा चैप्टर है, इसको आप खुद से रिलेट कर सकते हो क्योंकि ये इंडिया कंट्री से रिलेटेड है, क्योंकि फेडरलिज्म जो है वो इंडिया कंट्री में लागू होती है। तो आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हो इसे अपने इंडिया कंट्री से। तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी होने वाला है आप लोगों के लिए। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? व्हाट इज फेडरलिज्म? इट इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between a central authority and various constituents of the country। तो ये इस तरह की पावर शेयरिंग है जिसमें कि जो पावर्स होते हैं वो सेंट्रल डिवीजन, सेंट्रल अथॉरिटी और जो हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ के जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, उसमें जब हम पावर को दे बांटते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। जैसे कि इंडिया हमारी एक पूरी कंट्री हो गई, ठीक है। अब वो जो पूरी हमारी इंडिया कंट्री है उसको जो रूल कर रहा है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्री को रूल कर रहा है। पर क्या अब कंट्री सिर्फ एक ही है? नहीं, कंट्री में काफ़ी सारे डिविजन्स है, काफ़ी सारे स्टेट्स हैं। तो जो काफ़ी सारे स्टेट है, अलग अलग जो स्टेट्स हैं, उनमें भी पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया है। वो पावर जो है वो फेडरलिज्म कहलाता है। ओके, सो अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, यानी फेडरलिज्म किस तरह का होता है। मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि आप लोग इसे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं और आप लोगों को काफ़ी चीज़ इसमें पता होगा क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और हमें इंडिया के बारे में सब कुछ पता ही है कि किस तरह से वहाँ पे पावर शेयरिंग होता है। तो ये काफ़ी ईजी चैप्टर है। तो चलिए, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म में क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत। इसको हम क्या बोलते हैं? मतलब इसमें दो या 2 से ज़्यादा लेवल होते हैं गवर्नमेंट के। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। अब यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स आते हैं। डिफरेंट टायर्स, टायर्स का मतलब क्या होता है? टायर्स का मतलब होता है लेवल्स। लेवल्स को एक अलग वर्ड लिखा हुआ है, टायर्स। और उसके बाद है जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन के क्या मतलब होता है? जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि एक अपना एरिया। जैसे कि हमारी इंडिया कंट्री है तो वो तो कंट्री तो है ही, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें बिहार की बात करें तो बिहार एक अपना एरिया है, एक अलग एरिया है, वहाँ की अलग गवर्नमेंट है। तो उसे हम क्या कहते हैं? जुरिस्डिक्शन कहते हैं, यानी अपना एरिया, एक अलग एरिया। तो डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट के डिफरेंट टायर्स हैं, यानी जो गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स हैं, वो गवर्न द सेम सिटीजन्स। वो जो हमारे सिटीजन्स हैं, यानी जो लोग हैं, सेम ही सिटीजन्स को वो क्या करते हैं? गवर्न करते हैं। लेकिन हर एक टायर के पास अपना एक ओन जुरिस्डिक्शन होता है, यानी अपना अपना एरिया होता है। जैसे कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। मेरा एग्जांपल लेते हैं, मैं इंडिया में रह रही हूँ, ठीक है। मुझे कौन गवर्नमेंट गवर्न कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। पर अब मैं झारखंड में रह रही हूँ, तो झारखंड में क्या हुआ कि झारखंड की जो गवर्नमेंट होगी वो भी मुझे गवर्न कर रही है ना। तो ये हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी आदमी को गवर्न कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसी आदमी को गवर्न कर रही है, लोकल गवर्नमेंट भी उसी आदमी को गवर्न कर रही है, लेकिन अलग अलग जगह पर। और कई बार ये जगह एक ही होता है। जैसे कि हमारी इंडिया पूरी एक कंट्री हो गई, उसमें काफ़ी सारे स्टेट हो गए। तो स्टेट में अलग गवर्नमेंट हुई, लोकल एरियाज में अलग गवर्नमेंट हुई, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हुई वो हमारी एक अलग गवर्नमेंट हुई। तो वो सभी सिटीजन्स तो सेम ही है ना,
ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी पूरी मतलब पूरे भारत में वो सिटीजन्स अलग है और उसी को हम अलग एरिया कर दें, उसको और ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो वो सिटीजन्स बदल जाएगी। वो सिटीजन्स नहीं बदलेगी, बस उसका ग्रुप अलग अलग ग्रुप हो गया। तो ये है द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। जो पावर है अलग अलग लेवल्स की, हमारी जो गवर्नमेंट है उसकी अलग अलग पावर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है। 1990s के पहले हम जानते हैं कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट थी उसके पास काफ़ी कम पावर थी, यानी न के बराबर पावर थी। पर अब लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी काफ़ी सारी पावर दे दी गई है। पहले जो था हमारा जो मेन हेड होता था वो होता था हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने काफ़ी सारे जो पावर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट्स को दे रखी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ बहुत ज़्यादा सीरियस मुद्दों पर ही डिसीजंस लेती है और जो हमारे अलग अलग स्टेट्स के मैटर है वो अपने अपने स्टेट्स अपने अपने लेवल पर सॉल्व करते हैं। चेंजेस रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब कंसेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है राय या एक दूसरे की सलाह या मर्जी। चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो अगर हमें किसी चीज़ में चेंज लाना है तो उसके लिए हमें दोनों गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दोनों गवर्नमेंट मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर हमें कोई किसी चीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमें कोई बदलाव लाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से डिसीजन लेकर नहीं कर सकती, उसे सभी स्टेट्स के जो गवर्नमेंट है उन सबको पूछना पड़ेगा और जो मेजॉरिटी होगी फिर उस हिसाब से डिसीजंस लिए जाएंगे। तो इनमें से कोई भी अपने अपने अलग अलग मतलब डिसीजंस नहीं ले सकता है, उन दोनों की मर्जी से होना चाहिए डिसीजंस। Courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. कोर्ट के पास पावर है, इंटरप्रेट मतलब होता है एक्सप्लेन करना है, किसी चीज़ को बताना। तो जैसे कि अगर मतलब मान लेते दोनों जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उन दोनों के बीच में कुछ डिस्पैरिटीज़ हो जाती है। वो लोग के मतलब कि जो सोच है वो मैच नहीं करती है कभी कभार, तो उन लोग के बीच में कभी कभी समझ सकते थोड़ा सा लड़ाई टाइप का हो जाता है। तो उसमें कोर्ट क्या कर सकते हैं? वो कोर्ट्स अपने बाद में पावर्स को बता सकती है कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ी सी कम पावर है, तो वो पावर को एक्सप्लेन कर सकती है कोर्ट्स। फेडरलिज्म हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रमोट unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. तो फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। जो हमारी यूनिटी है, एकता है कंट्री की, उसको सेफ रखना और प्रमोट करना, यानी कि एकता बनाए रखना। और साथ ही साथ क्या है? एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। एकोमोडेट मतलब कि एकोमोडेट यानी कि साथ लेकर चलना, और डाइवर्सिटी यानी कि भिन्नता या जो अलग अलग हो गया, जैसे कि अलग अलग कम्युनिटीज़ हो गई तो हम उसे डाइवर्सिटी कहते हैं। तो रीजनल डाइवर्सिटी, तो ये लाइन क्या बोल रहा है, एक पॉइंट क्या बोल रहा है कि फेडरलिज्म के दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला तो सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री, अपनी कंट्री की, अपने देश की एकता को बनाए रखना, और दूसरा कि एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, यानी कि जो अलग अलग कम्युनिटीज़ है उनका भी मान रखना। ऐसा नहीं हम बोल सकते हैं कि ये स्टेट है, ये थोड़ा पिछड़ा स्टेट है तो हम इसको मान नहीं देंगे, जो ये हमारा जो ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन स्टेट है हम उसको ज़्यादा वैल्यू देंगे। नहीं, सबको रीजनल डाइवर्सिटी को साथ में लेकर चलना, यानी पूरी कंट्री को लेकर चलना, साथ लेकर चलना, ये पॉइंट फेडरलिज्म जो है ये बताता है। और फेडरलिज्म कंट्री का सबसे अच्छा एग्जांपल तो हमारा देश भारत ही है। भारत के अलावा स्पेन भी एक फेडरल कंट्री का एग्जांपल है, और जो हमारे यूएसए है वो भी एक फेडरल कंट्री ही है। फेडरल कंट्री में हमने क्या देखा? फेडरल कंट्री में अलग अलग जो हमारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं उनमें हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी मेन अथॉरिटी है वो सभी अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग लोकल एरियाज़ में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि वो छोटे मोटे केसेस जो है उसको अपने लेवल पर सॉल्व कर सके। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म।
तो अब हम अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। हम इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी इसके लेने वाले हैं। पिछले जो हमारा पावर शेडिंग चैप्टर था उसके हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लेने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि अगला वीडियो जो हमारा होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उससे हमारा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो फेडरलिज्म चैप्टर जो है वो काफ़ी मेन चैप्टर है, तो इसे आप ज़रूर देखें। और आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है पावर शेयरिंग चैप्टर को, तो प्लीज़ उसे भी जाकर देखें, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा मेन चैप्टर है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।